अब पटना के शंभू हॉस्टल का में जो नीट की छात्रा के साथ जो हुआ और जहानाबाद की छात्रा है, उसका मुद्दा विधानसभा में भी उठ रहा है। राबड़ी देवी आरोप लगा रही हैं, तेजस्वी यादव लंबी लिस्ट निकाल रहे हैं ऐसे केसेस के जो बहुत सारे हुए हैं, और इसके पहले भी कुछ ऐसे नीतीश सरकार में आरोप रहे हैं जिसमें इस तरीके से आरोप लगे हैं कि सरकार की मिली भगत रही, ऐसे चीज़ों को संरक्षण, हालांकि आज तक प्रूफ है ये चीज़ें सिद्ध नहीं हो पाई हैं। तो क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के पीछे दरअसल है क्या? इतना ज़्यादा खिचड़ी पकना, इस केस को काफ़ी लंबे समय से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इस सीधे सीधे राबड़ी देवी का ये आरोप लगाना कि किसी मंत्री या उसके बेटे का इसमें हस्तक्षेप है और वो इस केस में संलिप्तता है, ये आरोप राबड़ी देवी का पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। और सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नाम बताइए, तुरंत उनके ऊपर केस करेंगे। तो इधर से आरोप लग रहे हैं, उधर से जवाब भी मिल रहा है, लेकिन धरने हो रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, इस पूरी घटना को? देखिए, आरोप लगा रही हैं राबड़ी जी, प्रमाण नहीं दे रही हैं। तो इसको हम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो इस तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर नहीं लगाती थी। भाजपा भी इस तरह के आरोप लगाती थी। आज राबड़ी देवी जी आरोप लगा रही हैं कि आखिर ये केस में कौन इतने बड़े बड़े लोग हैं, कौन रसूखदार लोग हैं जिनकी वजह से अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है और केस सीबीआई को दे दिया गया। तो राबड़ी देवी जी ने शंका जाहिर की है। और चूंकि सोशल मीडिया पर इतनी खबरें आती हैं और इतने तरह की खबरें आती हैं कि राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री जरूर रही हैं, लेकिन माना जाता है कि राजनीति को कितना वो समझती हैं, चूंकि सीधी सादी महिला के तौर पर उनको जिम्मेवारी दे दी गई थी। अब वो जो दिखी होंगी, कहीं सुनी होगी, तो आरोप उन्होंने लगाई कि हाँ, कोई मंत्री या कोई मंत्री का बेटा का नाम है, इतने बड़े रसूखदार हैं, तभी तो पुलिस बचा रही है। और सम्राट चौधरी जी ने भी जवाब दिया कि नाम बता दीजिए, हम 24 घंटे में उनको गिरफ्तार कर लेंगे या उनको जेल के अंदर में कर देंगे। मैं मानता हूं कि ये जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। जब बिहार की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी कोई खुलासा नहीं की है कि इस केस में, इस घटना में कौन है, घटना तो हुई, ये तो सच्चाई है, ठीक है, वो बच्ची ने ओवरडोज ऑफ एंजाइटी ड्रग्स की वजह से वो मौत की शिकार हुई या रेप उसके साथ हुआ, इस दोनों की पुष्टि तो हो ही रही है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में तो रेप की पुष्टि है। वो रेपिस्ट कौन है, वो दरिंदा कौन है, ये बात तो निकल कर के आनी चाहिए। अगर पुलिस इसको नहीं, या एसआईटी की टीम अगर नहीं इसको इन्वेस्टिगेट कर पाई, सीबीआई को दे दी, तो एक संदेह तो है कि कहीं किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, जिसके तहत अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। या अगर वो ओवरडोज ऑफ जो भी सीडेटिव्स लेने की वजह से उनका डेथ हुआ, फिर ये बात भी होनी चाहिए कि क्या किसी ने प्रभोग किया। आखिर कौन सी ऐसी ये परिस्थिति बनी जिसमें उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो आत्महत्या और पोस्टमार्टम उसी से जुड़ा वो चीज है भी ना कि अब एसएसपी जो शर्मा, कार्तिकेय शर्मा है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा भी कि एक कपड़े पर स्पर्म मिला है और ये सब प्रमाण है। दूसरी चीज़ ये है कि कदम कुआं के एसआई और चित्रगुप्त नगर के थानेदार को निलंबित किया गया। मृतका के परिजन वो कह रहे हैं कि जांच पर सवाल उठा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी जो टीम थी वो लगातार बयान बदल रही है, सही जांच के बजाय परिवार पर ये दबाव बना रहे कि आप मान लीजिए कि आत्महत्या की है लड़की, ये हो रहा है। उसके बाद फिर अब खैर सीबीआई की एंट्री हो गई है। तो बिहार में ऐसे कुछ और केसेस हैं, हम एक दो पुराने जो केसेस हैं उनमें भी हमको पता है कि हम जिक्र डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नहीं जिक्र कर सकते क्योंकि अब वो बरी हैं और पॉलिटिकल रहे हैं, वो आरजेडी से भी रहे हैं, आरजेडी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राबड़ी शासन के समय में ही रहे हैं। उन पे इस तरीके का आरोप उस वक्त लगे थे। इसी टाइप का एक केस था कि किस तरीके से एक लड़की जो है और उसके बॉयफ्रेंड दोनों की जो है हत्या के आरोप लगे कि क्योंकि एक गैराज में मिला और गैराज में मिलने के बाद पुलिस लीपापोती करती है, जल्दी जल्दी में जला देती है। और उसके बाद शिल्पी गौतम हत्याकांड का मैं जिक्र कर रहा हूं, और उस किस तरीके से फिर उसमें नेताओं का नाम आता है, बाद में पुलिस उसको साफ करार कर देती है, फिर सीबीआई आती है।
अब जब बाद में सीबीआई आती है तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। जब पुलिस ने ही पहले गड़बड़ कर दिया तो सीबीआई को क्या मिलेगा? सवाल यही है कि क्या राज्य का प्रशासन, पुलिस जो एसआईटी टीम है, वो उसके जांच का तरीका और उसकी मंशा वो सही थी, तभी तो सीबीआई को कुछ आधार मिलेगा। जब पहले अगर आप साफ सफाई कर देंगे, बंगाल में एक डॉक्टर जिसके डॉक्टर के रेप का आरोप लगा और उसके बाद कितना सारा बवाल हुआ, अभी 1 साल पहले की घटना है, उसमें भी कुछ नहीं निकला क्योंकि पहले ही पुलिस ने साफ कर दिया। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वाकई में पुलिस जो है वो ऐसी हरकतें करती है कई बार, जो कि अब आदमी कंफ्यूज ही रह जाता है कि असल में हुआ क्या था वो पता ही नहीं चल पाता है। खाली आरोप लगते रहते हैं और परिवार आरोप लगाता रहता है और उसके ऊपर एक प्रेशर होता है, लास्ट में सीबीआई कुछ नहीं निकाल पाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सीबीआई भी अगर आएगी तो इन्वेस्टिगेशन जहां से भी वो शुरू करेगी तो साक्ष्य तो मांगेगी एसआईटी से, साक्ष्य मांगेगी बिहार पुलिस से, साक्ष्य का ही ना जांच करेगी। तो साक्ष्य में तो प्लेस ऑफ अक्रेंस या जहां क्राइम सीन था उसको कितने दिनों के बाद उसको ये किया कवर किया जाता है। डीवीआर जो मंगाया जाता है वो एक प्राइवेट ड्राइवर से मंगा लिया जाता है, एफआईआर कुछ दिन के बाद दर्ज किया जाता है। तो ये सारी चीजें तो इस बात को बता ही रहा है ना कि साक्ष्य के अभाव में पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। एसआईटी भी इतना दिन की मेहनत के बाद, वो लड़की की मौत होती है 11 को, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तो एसआईटी का गठन हुआ। अब उतने दिन में साक्ष्य को क्या बचने दिया जाएगा? लेकिन दो चीजें हैं, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक एफएसएल की रिपोर्ट, दोनों साइंटिफिक रिपोर्ट है। काउज ऑफ डेथ के लिए अभी बिसरा रिपोर्ट नहीं आया है। जब बिसरा रिपोर्ट आएगा तो उसमें काउज ऑफ डेथ पता हो जाएगा कि हाँ वो काउज ऑफ डेथ में पॉइजनिंग है या बेंजोडायापिन का जो टैबलेट वो ओवरडोज में ले ली उसकी वजह से है या ओवर ब्लीडिंग की वजह से है, क्यों शॉक में गई। वो है जो प्रभात मेमोरियल में और मैदांता में गई है तो उसमें रिफ्रैक्टिक सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक की बात आ रही है। उसमें बात आ रही है कि वो कैसे फेलियर में गई, रेस्पिरेटरी फेलियर में, वेंटिलेटर पर कैसे गई, उसका कैसे जीसीएस स्कोर बिल्कुल 3 था जो ब्रेन डेथ की स्थिति में थी। तो काउज ऑफ डेथ तो अभी बिसरा रिपोर्ट से मिलेगा, वो बच्ची तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन हाँ, छोटे छोटे साक्ष्य जुटा करके ही, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ करके ही पुलिस अभियुक्त तक पहुंचती है। अगर साक्ष्य ही नहीं होगा, वो चाहे एसआईटी की टीम हो या कल सीबीआई उसको इंस्पेक्शन 5 दिन तक दिया गया था, 5 दिन तक, कल तक टेक ओवर नहीं की थी सीबीआई, दिया बिहार पुलिस ने सौंप दिया था, लेकिन टेक ओवर सीबीआई ने नहीं की थी। सीबीआई भी समझती है कि हम वैसा कोई केस टेक ओवर ना करें जिसमें हमारी किरकिरी हो, हम ये साक्ष्य को नहीं बता सके और साक्ष्य के अभाव में हम जो असली गुनाहगार हैं उसको नहीं पकड़ सके, तो वहां पर तो सीबीआई की भी किरकिरी होती है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर साक्ष्य ही मिटा दिए गए, साक्ष्य ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर सीबीआई भी जाकर के क्या करेगी? और तब तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा कि आखिर किसके दबाव में साक्ष्य मिटाए गए या साक्ष्य किए गए। और कंट्राडिक्टरी लग रहा है। सुसाइड की थ्योरी और रेप की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब आ गया ना कि सेक्सुअल असॉल्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, जब वहां पर मेंशन हो गया, उसके कपड़े पर जब अंडरगारमेंट्स पर सीमेन मिले, ये सब तो कही रहा है कि उस लड़की के साथ कुछ हुआ है गड़बड़। और सुसाइडल अटैक और सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद ही वो गई कोमा में, ये भी बात आ रही है। तो आखिर जब तक साक्ष्य को सब तक जोड़ नहीं लिया जाएगा तब तक तो एक जिसको कहते हैं कि सस्पेंस बना हुआ रहेगा। और आपने ठीक उदाहरण दिया कि बॉबी हत्याकांड हो, शिल्पी जैन हत्याकांड हो, नवरूणा हत्याकांड हो, जो सीबीआई को ही सौंपा गया था, आज तक कुछ नहीं निकल के आया। इस केस को भी सीबीआई लेगी, लेकिन जब उनको एविडेंस ही नहीं मुहैया कराया जाएगा तो सीबीआई, हम नहीं समझते हैं कि कंक्लूजन तक या अभियुक्त तक पहुंच पाएगी कि असली दरिंदा कौन था इसमें। जाहिर सी बात है। और अभी तो सीबीआई का खेल शुरू भी नहीं हुआ है। आरोप परिजनों का है कि 31 जनवरी को सौंपा गया था, एसआईटी अभी तक टेक ओवर भी नहीं दिया है सीबीआई को, 5 दिन हो गए हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल जुड़ेंगे अगले शो में। धन्यवाद सर। तो